नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। खबर वो नहीं है जो बताई जा रही है, खबर वो है जो छुपाई जा रही है। इस सच के साथ हर रोज रात 9 बजे मैं मीना शर्मा आपके सामने आती हूँ, तो उसकी वजह है इन दिनों छुपे हुए सच को सामने लाने में हो रही परेशानी सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। तो दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके लिए दुष्यंत का शेर याद आता है, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में जेरे बहस ये मुद्दा खून पसीने की कमाई के पैसे निकालने के लिए बैंक और एटीएम की कतार में खड़े लोगों को मानो हुकूमत जिस सब्र का पाठ पढ़ा रही है, उससे इस शेर की अहमियत और बढ़ जाती है। खाए अघाए लोगों के भ्रष्टाचार और बोरियों में बंद काले धन की सफाई का बीड़ा न चाहकर भी उन्हीं लोगों को उठाना पड़ रहा है जिनके घर में रोटी के लाले पड़े हैं। तपे तवे पर विपक्षी रोटियां भी खूब सिक रही हैं। चुनावी मौसम में कैश की कड़की से राजनीतिक दल परेशान है। सबने अपनी तोप का मुंह मोदी की जानिब कर दिया है, तो पीएम कड़क चाय पिलाने पर आमादा है। यूपी के गाजीपुर में हजारों करोड़ की सौगात देकर मोदी ने पूर्वांचल में विकास का नारा तो दिया, विरोधियों को ये जुमलेबाजी नजर आ रही है। नेहरू के जन्मदिन पर एक बार फिर कांग्रेसी कुनबे की एक पुरानी खबर ताजा हो गई है। जी हां, कहा जा रहा है कि यूपी में चुनाव के बाद सोनिया गांधी पार्टी की कमान राहुल के हवाले कर देंगी। इन सब के बीच सपा से निकाले गए रामगोपाल यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही रो पड़े। बोले, सपा का संस्थापक सदस्य हूं और अखिलेश की वकालत करता रहूंगा। सियासत से इतर सरहद पर सैनिकों की जाबाजी जारी है। बीती रात भारतीय सेना ने 7 पाक सैनिकों को ढेर कर पाक के हुक्मरानों को यह पैगाम साफ पहुंचा दिया है कि सुधर जाओ, वरना हमें सुधारना आता है। तो दूसरी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए आपको लेकर चलेंगे बीबीसी के लंदन स्टूडियो, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की देश की बड़ी खबरों से। परिवर्तन यात्रा के दौरान यूपी के गाजीपुर में पीएम मोदी ने नोटबंदी के फैसले को कड़क चाय की तरह बताया। कहा, जब मैं छोटा था तो लोग मुझे कड़क चाय बनाने को कहते थे। मेरी चाय गरीबों को पसंद आती है, अमीरों को नहीं। उन्होंने कहा, आज लोग गंगा में 500 और 1000 के नोट बहा रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से भी उनके पाप नहीं धुल पाएंगे। नोटबंदी के बाद काले धन वाले परेशान हैं, गरीब चैन से सो रहा है और अमीर नींद की गोलियां खाने को मजबूर है। शीतकालीन सत्र से पहले आज एनडीए और बीजेपी कार्यसमिति की बैठक हुई। विपक्ष के तेवर को भांपते हुए सरकार ने सदन चलाने की रणनीति बनाई। नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, 3 तलाक जैसे मुद्दों पर रणनीति बनी। बैठक में भ्रष्टाचार और कालाधन के खिलाफ पीएम की डिमोनेटाइजेशन पहल की तारीफ हुई। साथ ही इसे तार्किक तरीके से लागू लोगों तक पहुंचाने की बात भी की गई। वहीं बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में अमित शाह ने कहा, विपक्ष सरकार को नोटबंदी, ओआरओपी और सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर घेर सकता है। नोटबंदी के फैसले से आम जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए विपक्षी दल सरकार को संसद में घेरने की पुख्ता रणनीति बनाने में जुटे हैं। आज कांग्रेस के साथ टीएमसी, सीपीएम, आरजेडी, जेडीयू समेत 7 विपक्षी दलों ने बैठक की, जिसमें सरकार को संसद में घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। खबर है कि विपक्षी दल कल भी बैठक करेंगे, क्योंकि सरकार ने सत्र से एक दिन पहले यानी मंगलवार को आज सर्वदलीय बैठक कल बुलाई है। आज अपनी बैठक बीजेपी और एनडीए की हुई। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अच्छे दिन आने का वादा करके मोदी ने जनता के बुरे दिन ला दिए हैं। देश की जनता खुले आसमान में खड़ी है। थोड़ी नरमी लाते हुए माया ने यह भी कहा कि बीएसपी नोटबंदी के खिलाफ नहीं है, वो फैसले का स्वागत करती है, लेकिन बिना तैयारी की केंद्र सरकार का ये फैसला लोगों के लिए ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड किए गए रामगोपाल यादव आज भावुक हो गए। कहा, मैंने पार्टी के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया। मैं अपने को बेकसूर मानता हूं। मुझे कभी मंत्री पद से लेना देना नहीं रहा। मैं यही चाहता हूं कि यूपी चुनाव अखिलेश के नेतृत्व में लड़ा जाए। अगर लोग समझते हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ तो ये कहना ठीक नहीं है। सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से की जा रही गोलीबारी का भारतीय सेना लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही। आज जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने 7 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। पाकिस्तान की सरकारी एजेंसी इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ने इसकी पुष्टि की है। लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहे पाकिस्तान ने अपने सैनिकों के मारे जाने के बाद भारत पर क्षेत्र में अशांति फैलाने का आरोप लगाया है और पाक में भारतीय उच्चायुक्त गौतम बंबावले को सम्मन भेजा है।
कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए हर्षित भदौरिया का अंतिम संस्कार बांसवाड़ा के ठीकरिया गांव में किया गया। शहीद भदौरिया को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी, तो वहीं उदयपुर से बांसवाड़ा ले जाते समय शहीद के पार्थिव शरीर पर लोगों ने पुष्पांजलि दी। नोटबंदी से परेशान होकर यूपी में किडनैपर्स ने बिना फिरौती लिए बच्चे को छोड़ दिया। ये दावा किडनैप हुए संकल्प के घर वालों ने किया है और इसके लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा है। जानकारी के मुताबिक वाराणसी के दवा व्यापारी देवेंद्र मिश्रा के बेटे को पता पूछने के बहाने 8 नवंबर को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था, जिसकी रिपोर्ट संकल्प के परिजनों ने पुलिस में दर्ज कराई थी, लेकिन अब बच्चा सुरक्षित घर आ गया है। अमेरिका के नए निर्वाचित प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साल भर में सिर्फ $1 सैलरी लेंगे। साथ ही उन्होंने छुट्टी से परहेज करने की बात कही है। ट्रंप ने कहा उनके पास बहुत काम है, इसलिए वो कोई छुट्टी नहीं लेंगे। यूएस में प्रेसिडेंट को सालाना $4 लाख यानी तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख रुपए सैलरी मिलती है। लेकिन ट्रंप ने बीते मंगलवार को हुए चुनाव में डेमोक्रेटिक कैंडिडेट हिलरी क्लिंटन को हराने के बाद अपना ये फैसला सुनाया है। देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान में सुबह की शुरुआत हुई और शाम को काशी में देव दीपावली के पर्व को धूमधाम से मनाया गया। गंगा किनारे तकरीबन 84 घाटों को दीपों से सजाया गया और वहां के मुख्य घाटों पर विशेष गंगा आरती का आयोजन हर बार की तरह इस बार भी हुआ। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई हमेशा रहती है, इस बार भी देखी गई। तुमने इस तालाब में रोहू पकड़ने के लिए छोटी छोटी मछलियां चारा बनाकर फेंक दी। काले धन की बड़ी मछलियां कब पकड़ी जाएंगी ये तो तय नहीं, लेकिन नोटबंदी से आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। बैंक और एटीएम में भीड़ का धैर्य टूट रहा है तो विपक्षी दल इसी तवे पर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। परिवर्तन यात्रा की पहली रैली के लिए गाजीपुर पहुंचे पीएम मोदी की यूपी एक्सप्रेस भी नोटबंदी की पटरी पर ही दौड़ती दिखाई दी। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। पैसे नहीं है तो पैसे नहीं है हमारे पास। आधे एटीएम बंद है भैया, कहीं से भी आप कल से पैसे ले सकते हो। चीख निकली तो है होठों से मगर मध्यम है, बंद कमरों को सुनाई नहीं जाने वाली। तू परेशान न हो, इन खुदाओं की खुदाई नहीं जाने वाली। पैसा फेंको तमाशा देखो, पूंजीवाद में पैसे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तभी तो देश एटीएम की कतार में खड़ा है। दाल रोटी का जुगाड़ मुश्किल हो रहा है। सैर सपाटा तो मानो सपना हो गया। एक सप्ताह से जारी नोटबंदी के फैसले पर हो रही सियासत के बीच पीएम मोदी परिवर्तन यात्रा के लिए पूर्वांचल के गाजीपुर पहुंचे। जाहिर है दौरा चुनावी था, लेकिन नोटबंदी का मुद्दा यहाँ भी सब पर भारी पड़ गया। मौका पंडित नेहरू की 127वीं जयंती का था, लिहाजा ट्विटर पर श्रद्धांजलि देने की चंद घंटे बाद ही पीएम मोदी ने नेहरू पर कुछ इस अंदाज में तंज कसा। भाइयों बहनों, आज मैंने 14 नवंबर जानबूझ करके चुनी है यहाँ आने की, क्योंकि पंडित जी के जन्मदिन पर देश को गुमराह करने वाले लोगों को पता चले कि 62 में जो बात हुई थी 2016 में, मेरे आने तक आपने उस पर नजर नहीं की। पंडित नेहरू के बाद बारी इंदिरा गांधी की थी। इमरजेंसी के दौर की दुश्वारियों का जिक्र करते हुए मोदी ने कांग्रेस को सलीके से आईना दिखाया। बोले, इंदिरा गांधी की गद्दी बचाने के लिए कांग्रेस ने देश को 19 महीने तक जेल खाने में तब्दील कर दिया। हम तो सिर्फ 50 दिन की तकलीफ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने जब चवन्नी बंद की थी तब तो हमने सवाल नहीं किया था, फिर ये जनहित के फैसले पर हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं। पीएम ने यहाँ अपने उस पेशे का भी जिक्र किया जिसके बूते सियासत में आने से पहले उनकी दाल रोटी चलती थी। कहा, कड़क चाय बनाने की आदत थी, इसीलिए कड़क फैसले लेता हूँ। अरे कांग्रेस वालों ने तो अपनी कुर्सी के लिए 19 महीने देश को जेल खाना बना दिया था। मैंने तो गरीबों की खुशी के लिए 50 दिन थोड़ी सी तकलीफ झेलने के लिए प्रार्थना की।
जब पूरा देश नोट की किल्लत से परेशान हो, बैंकों से एटीएम तक लोग लंबी लंबी लाइन बनाकर खड़े हो, तो गुस्सा आना लाजिमी है। उकताए लोगों के आक्रोश की आग में कांग्रेस, टीएमसी और बीएसपी सरीखी पार्टियां मोदी सरकार की नीति और नीयत पर सवाल दाग रही है। पूछ रही है कि अगर गरीब चैन की नींद सो रहा है तो फिर एटीएम में लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोग कौन हैं? इस तरह साहब अपने गुनाहों को धो देते हैं, कभी मजाक उड़ाते हैं और कभी वो रो देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 100 दिन में विदेशों से 80 लाख करोड़ काला धन लाने और 15 लाख रुपया जमा करवाने का वायदा किया था। 1000 दिन बीतने के बाद वो अब एक जुमला बन गया। 100 दिन की उम्मीद लगाए बैठे करोड़ों लोगों को अब यहाँ काफी ज्यादा बुरे दिनों का सामना करना पड़ा है। देश की आम जनता को सामूहिक तौर पर ऐसी कड़ी सजा क्यों? इसका जवाब श्री नरेंद्र मोदी को जरूर देना होगा। किस दुनिया में है प्रधानमंत्री महोदय, मुझे समझ में नहीं आया। आम देशवासी और देश के लोग इसको भुगत रहे, हम लोगों के ऊपर ये जुल्म जो है आप थोप रहे हो। पैसा माया है, माया मैजिक है। माया के बिना न तो चुनाव हो सकता है, न ही सत्ता मिल सकती है। ऐसे में जब हर तरफ माया का संकट हो तो सियासी उबाल भी स्वाभाविक है। पीएम मोदी भी विरोधियों के दर्द को बखूबी समझते हैं, तभी तो वक्त की नजाकत के मुताबिक वो कड़क चाय से भी परहेज नहीं करते। बहरहाल विरोधियों के खिलाफ पीएम मोदी का ये अंदाज़े बयां तो जग जाहिर है, लेकिन यूपी में अपनी पहली चुनावी रैली के लिए उन्होंने गाजीपुर को ही क्यों चुना, ये सवाल पॉलिटिकल पंडितों की समझ से भी परे है। हालांकि भोजपुरी में अपने संबोधन का आगाज करते हुए पीएम मोदी ने ये साफ कर दिया है कि वो भले ही गाजीपुर में खड़े हो, लेकिन नजर पूरी पूर्वांचल पर है। गाजीपुर राजा गाजी का नगरी है। गाजीपुर यूपी के सबसे पिछड़े जिलों में शुमार होता है। ये वही गाजीपुर है जिसका दर्दे बयां राही मासूम रजा के उपन्यास आधा गांव में हुआ है। चंद महीने बाद यूपी में चुनावी चौसर सजने को है, लिहाजा पूर्वांचल में पकड़ बनाने के लिए सत्ताधारी समाजवादी पार्टी की तरह बीजेपी की नजर गाजीपुर पर ही गड़ गई है। कुनबे की कलह से परेशान समाजवादी पार्टी के मुखिया 23 नवंबर से ही मिशन 2017 के प्रचार अभियान का शंखनाद करने वाले हैं। ऐसे में मोदी ने पहले ही बिगुल फूंक कर मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है। परिवर्तन यात्रा के तहत पीएम मोदी की पहली रैली के जरिए बीजेपी ने गाजीपुर में शक्ति प्रदर्शन किया है और विपक्षी दलों को बैकफुट पर धकेल दिया है। मुलायम के कुनबे में घमासान का आगाज जिन अंसारी बंधुओं के चलते हुआ, उनका गढ़ भी गाजीपुर ही है। राधे मोहन सिंह से पहले बाहुबली नेता अफजल अंसारी यहाँ से सांसद थे। फिलहाल उनकी पार्टी कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय हो चुका है। 23 नवंबर को होने वाली मुलायम की महारैली की तैयारियां भी अंसारी बंधु ही कर रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का यहां पहले पहुंचकर रैली करना अंसारी बंधुओं के वोटों में सेंध लगाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन पिच गाजीपुर ही है। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। तो एक तरफ पूरी तरह से सियासत और राजनीतिक दल तैयार हैं पार्लियामेंट सेशन में इस पूरे मामले को उठाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ कैश की कमी की समस्या अब हर घर तक पहुंच गई है। हर दिन नए नोट हासिल करने के लिए एक नई चुनौती बनकर सामने आ रही है। जनता के इस तकलीफ को दूर करने के लिए सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं। सवाल ये है, क्या ये फैसले आपकी मुश्किल दूर कर पाएंगे? देखिए, हमने ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट जानने की कोशिश की है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। देश कतार में है, एक एक नोट के लिए कशमकश जारी है, या यूं कहें कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं जद्दोजहद बढ़ती जा रही है। बैंक खुलने से पहले ही जमावड़ा लग जाता है। अपना ही पैसा निकालने के लिए एटीएम भटक रहे हैं लोग। पहले तो कुछ दिनों तक काम चल गया क्योंकि लोगों के पास घरों में कुछ पैसा था,
लेकिन अब जब वो खत्म हो रहा है तो रोजमर्रा की चीजें खरीदने में भी मुश्किल पेश आने लगी है। ऐसा नहीं है कि सरकार इस तकलीफ से वाकिफ नहीं, पूरा सरकारी तंत्र नोट बैंक तक पहुंचाने में जुट गया है। बीती रात 3 घंटे तक पीएम मोदी ने अपने आवास पर सीनियर मिनिस्टर्स और टॉप अफसरों के साथ मीटिंग की, जिसमें नोटबंदी को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मीटिंग में ये तय हुआ कि अब रिजर्व बैंक एक टास्क फोर्स तैयार करेगा जो बैंकों और जनता से जुड़ी सारी परेशानियों पर नजर बनाए रखेगा। इसके अलावा वित्त मंत्रालय भी सीधे तौर पर बैंकों से जुड़ा रहेगा, जिसके तहत वित्त मंत्रालय के 7 ज्वाइंट सेक्रेटरी इसमें काम करेंगे। हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के 7 ज्वाइंट सेक्रेटरीज का एक टीम बनाई गई है और हर एक ज्वाइंट सेक्रेटरी को 4 या 5 स्टेट अलॉट किया गया है और हर एक ज्वाइंट सेक्रेटरी को 5 या 6 या 4 बैंक्स अलॉट किया गया है। लगातार सुबह से रात तक लगातार हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी के साथ, बैंक चेयरमैन के साथ लगातार उनके साथ वो टच में है और जहां जहां प्रॉब्लम है वहां पे डील कर रहे हैं। कल हुई मीटिंग के बाद लोगों को फौरन राहत पहुंचाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने एटीएम से एक बार में विड्रॉल करने की लिमिट 2000 से बढ़ाकर 2500 कर दी है। कैश एक्सचेंज की लिमिट को 4000 से बढ़ाकर 4500 करने का भी फैसला हुआ है। बैंक काउंटर से वीकली विड्रॉल की लिमिट को 20000 से बढ़ाकर 24000 कर दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में कैश की उपलब्धता भी बढ़ाए जाने को लेकर कई जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। शहरों में माइक्रो एटीएम की संख्या बढ़ाई जाएगी और ये एटीएम की तरह ही काम करेंगे। सरकार ने दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए भी विशेष व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। अब हर जगह पर बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए अलग लाइन होगी। पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट देने की तय सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। अब पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट 15 जनवरी तक जमा कर सकते हैं। लोगों की परेशानी दूर करने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की भी मदद ली जा रही है। आरबीआई वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए कैश, बैंक और एटीएम तक पहुंचाने में जुटा हुआ है। 24 नवंबर तक पेट्रोल पंप, सरकारी हॉस्पिटल समेत प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स और बिजली कंपनी के ऑफिस में 500 और 1000 के पुराने नोट दिए जा सकेंगे। 18 नवंबर तक देश के सभी नेशनल हाईवे टोल फ्री रहेंगे। प्राइवेट बिजली कंपनी के ऑफिस और निजी मेडिकल स्टोर पर भी पुराने नोट लिए जाएंगे। कल देश में कुल 18 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, लेकिन फिर भी कैश की किल्लत लोगों की परेशानी का सबब बन रही है। पैसा एटीएम में पहुंच रहा है, लेकिन जल्द खत्म भी हो जा रहा है। जब तक 2000 और 500 के नए नोट एटीएम मशीनों तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये कतारें यूं ही लगती रहेंगी। सवाल तो ये है कि प्रधानमंत्री जो 50 दिन मांग रहे हैं, तब तक हालात किस करवट बैठेंगे और 50 दिन बाद क्या कैश का ये कोहराम खत्म हो जाएगा? सवाल कई हैं और जवाब बहुत कम। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। इन सभी सवालों को विपक्ष लोकसभा और राज्यसभा में संसद के शीतकालीन सत्र में उठाने की तैयारी में जुटा हुआ है। कल सर्वदलीय बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले आज सरकार ने अपनी रणनीति बना ली है। विपक्ष ने भी अपनी रणनीति बनाने की पूरी तैयारी आज दिन भर की कवायदों से साफ कर दी है कि वो सरकार को घेरने की पूरी कोशिशों में है। लेकिन किस तरह से होगा और आम आदमी आने वाले दिनों में क्या वाकई में इस परेशानी से निजात ले पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, जिसका जवाब देश के प्रधानमंत्री खुद दे रहे हैं। और किस तरह से तर्कों के साथ, दलीलों के साथ दे रहे हैं, वो हम भी देख रहे हैं। समझेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन जब ब्रेक के बाद बीच में आएंगे तो आपको लेकर चलेंगे बीबीसी के लंदन स्टूडियो अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों के लिए। और अब वापस रुख करते हैं देश का। सुना है आपने, बहुत बार हमने भी कहा है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। देश में जब जब भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष होगा, अन्याय से अदावत होगी,
व्यवस्था को जनहित में बदलने की कोशिश होगी तो क्रांति के कवि दुष्यंत जरूर याद आएंगे। ये कितनी क्रांति है, कितनी सही है, इस बहस में हम अभी नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि वक्त बताएगा। लेकिन देश में काले धन और भ्रष्टाचार की पीड़ा इतनी बढ़ चुकी है कि लाख तकलीफें सहने के बाद भी देश की जनता इसे देश हित में करार दे रही है। प्रधानमंत्री देश से 50 दिन का वक्त मांग रहे हैं। पूरी सरकारी मशीनरी, यहां तक कि वायुसेना भी बैंक और एटीएम तक पैसा, करेंसी पहुंचाने में जुट गई हैं। देश ऐतिहासिक मुकाम खड़ा करना चाहता है, लेकिन विपक्ष सरकार को घेरने के लिए लामबंद होता दिखाई दे रहा है। बीएसपी कहती है भारत बंद के हालात हैं। आम आदमी पार्टी को सरकार ने कड़क चाय नहीं बल्कि जहर पिला दिया है। कांग्रेस को असंवैधानिक आपातकाल के हालात दिखाई दे रहे हैं। तो दीदी एकला चलो का नारा छोड़कर सरकार के विरोध के लिए लेफ्ट के साथ मिलकर चढ़ने को तैयार है। वो एक अलग बात है कि लेफ्ट नहीं चलना चाहता है। यानी 16 तारीख से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र के गर्म होने की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। सवाल है, आखिर विपक्ष का विरोध कहां तक कितना सही है? क्या प्रधानमंत्री को वो वक्त दिया जाना चाहिए जिसकी वो मांग कर रहे हैं? और इन सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ है बीजेपी नेता डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, टीएमसी से निर्वेद राय, सीपीआई से अमरजीत कौर साहब जुड़ने वाली थी लेकिन कुछ जरूरी कारण से नहीं जुड़ पाई हैं। कांग्रेस के नेता मुकेश नायक साहब हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में निर्वेद राय आपसे करना चाहूंगी, क्या वाकई में दीदी को भी लगता है हालात इतने खराब हैं कि सीपीआई के साथ हाथ मिलाने को तैयार है? My Hindi, first of all, I must apologize that my Hindi is very bad, and that's why may I speak in English if you kindly allow me? Please, you can carry, sir. So the question is that when these sort of surgical strikes in the name of demonetization, it happens in the country, then there should be an allied force, as it happened in case of Hitler, when he was just allowing all the nations to come under his own domain and naturally came up with his war in his own way. And that's why now all the forces, as we find that if India as a republic, as a nation and as an economically strong country, if it survives, then all of us will survive. If it doesn't survive that way, then all of us will be ruined. That's why all we are calling, actually the Mamata Banerjee has given the call, announced it, that whoever it may be, please come. Even BJP withdrawing his this sort of demonetization policy, if they also withdraw from their stand, then we have no objection to that. So you are trying to compare Mr. Narendra Modi to Hitler. डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले I think Narendra Modi is not Hitler for the reason that Hitler must be having some more other geniuses, maybe not good for the civilization, but Narendra Modi doesn't have that. ATM people were telling that there is some, after the line was growing up and they are telling as that a leader, no Hitler money, was there is more no better money than Narendra Modi, you trying to say. Okay, मुकेश नायक साहब, आपको भी Actually, महसूस होता है? Narendra Modi is smaller than Hitler. I know. As far as his genius is concerned. I'm trying as to far as convey his your genius thought, is your concerned. vision, your respect with Mr. Narendra Modi to my viewer. मुकेश नायक साहब, आप भी महसूस करते हैं कि नरेंद्र मोदी हिटलर से भी नीचे हैं? देखिए, मैं केवल ये कहना चाहता हूं, किसी भी लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने अधिकार हैं, अपने अपने कर्तव्य हैं जो जनता ने हमें दिए हैं। एक अपोजिशन पार्टी का होने के नाते ये अपोजिशन पार्टी का धर्म है, उसका कर्तव्य है कि वो सरकार जहां गड़बड़ी करती है उसको जागरूक करने का काम करे। अपोजिशन पार्टी वो कर रही है। मैं अनेक बार जनप्रतिनिधि रहा हूं, आज भी जनप्रतिनिधि हूं, और मैंने ऐसी आर्थिक और सामाजिक अराजकता अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। आप ये बताइए कि जो दवाई के अभाव में मरीज मर रहा है उसकी क्या गलती है? उसके पास जो मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है हॉस्पिटल में तो मनाही नहीं है।
हॉस्पिटल में तो पैसा ले जाने की मनाही नहीं है। सरकारी अस्पताल कितने लोगों को एकोमोडेट करेगी? आपके ही चैनल ने दिखाया है, पूरे भारत के चैनलों ने दिखाया है कि किस तरह की अस्पतालों में अराजकता है। सरकारी अस्पतालों में तो वही जाता है जिसको दूसरी जगह इलाज कराना ही नहीं है, मजबूरी में जाता है। दूसरी चीज, किसान खेत में अनाज नहीं डाल पा रहा है, किसान खेत में बोनी नहीं कर पा रहा। ये टाइमिंग बहुत गलत है, इनकी तैयारी नहीं थी। पूरे देश में अराजकता फैली हुई है। सुबह 6 बजे से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आपके जो एटीएम है, ये रुपया जो नई करेंसी बनी है, इसका आकार और इसका वजन पहले की करेंसी से कम होने के कारण इसका सॉफ्टवेयर उसको अडॉप्ट नहीं कर रहा है। 14 लाख करोड़ के 500 रुपए के और 1000 रुपए के नोट सर्कुलेशन में थे, एकदम से बंद कर दिए। 86% करेंसी को बंद कर दिया। मैं कह रहा हूं कि रोजमर्रा का जो व्यापार था, ईंट का, गिट्टी का, रेत का, लोहे का, परचूनी का, सारे देश में ठप हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का। और ये मैं कहता हूं मीना शर्मा जी, आप विश्वास करिए मेरी बात का, जो मेरा अनुभव कहता है कि पूरा देश एक साल नॉर्मल नहीं होने वाला, बहुत तकलीफ उठाने वाला है। जी, लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ 50 दिन का वक्त मांग रहे हैं। सोनकर शास्त्री साहब, डॉक्टर साहब, क्या 50 दिन की रणनीति है कि 50 दिन बाद सब कुछ साफ हो जाएगा? वो क्या है, जरा समझा दीजिए देश के आम आदमी को, ताकि वो परेशान नहीं और विपक्ष उनकी तुलना हिटलर से भी नीचे न करें। देखिए डॉक्टर मीना शर्मा जी, हकीकत तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिबद्धता रही है भ्रष्टाचार मुक्त भारत की, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी उसी दिशा में, उसी कमिटमेंट को पूरा करने जा रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि भ्रष्टाचार के बारे में बड़े लंबे समय से चर्चा हुई है। हम तो डॉक्टर अंबेडकर को भी कोट करना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी जो जीवन की पहली थीसिस लिखी थी, वैल्यू ऑफ रुपीज, उसमें उन्होंने लिखा था कि भ्रष्टाचार से निजात पाने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष पर करेंसी चेंज होनी चाहिए। बहरहाल हम तो इतना कहना चाहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक गंभीर लड़ाई, एक सीरियस लड़ाई और एक प्रधानमंत्री द्वारा खुल करके चैलेंज देते हुए, चुनौती देते हुए प्रारंभ की गई है। थोड़ा सा उसको वक्त तो मिलना ही चाहिए। और अगला, जब ये कह भी रहा है कि समस्या आएगी और देश भी कह रहा है चारों तरफ से कि हम सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं, ऐसे में विपक्ष को भी थोड़ा समय देनी चाहिए। दूसरी बात ये, मैं तृणमूल कांग्रेस के लोगों को कहना चाहूंगा कि वो लोग जो हिटलर की बात कर रहे हैं, शायद हिटलर के बारे में वो समझे, उसी हिटलर के लोगों द्वारा जो स्थापित शासन को कितनी मुश्किल से वो लोगों ने बदला है वेस्ट बंगाल में, आज उसी हिटलर शाही को वो लोग इस समय इंडोर्स कर रहे हैं। दुख है इस बात का, लेकिन मैं उनको ये बतलाना चाहूंगा कि कल तक तो लोग वोट के लिए गठबंधन कर रहे थे जी, लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जब बेईमानों के लिए, काला धन रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो वो नोट के लिए गठबंधन बना रहे हैं। ये एक शर्म की बात है इस देश के लिए। हकीकत में यह है कि 99% इस देश के लोग इस कार्रवाई के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन 1% लोग प्रायोजित रूप से जगह जगह पर जो अव्यवस्था पैदा हो रही है उसको और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यानी अपने कार्यकर्ताओं के कंधे पर बंदूक रख करके चलाने का काम विपक्षी पार्टियों के लोग कर रहे हैं। ये मेरा आरोप है और सीधा आरोप है, और इस बात इसको सत्यापित भी किया जा सकता है। जी, निर्वेद राय साहब, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। मिस्टर निर्वेद राय, एज द लीडर फ्रॉम बीजेपी, डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री said there is opposition actually failure in the coalition in UP for next coming elections, but on this issue of note banning, all people are trying to accommodate, trying to what I can say कि coalition बनाने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर भी आपको सक्सेस मिलने वाली नहीं है, क्योंकि सीपीएम ने साफ कह दिया है कि वो नहीं जुड़ने वाले हैं। सीपीएम इज नॉट विल कम टुगेदर यू।
Now the question is that I welcome his good dreams about UP election. I must welcome. But the question is that if we were not in the alliance, who asked Narendra Modi to go for such an issue so that it could make an alliance in UP? Have not that you please demonetize. Just now I was in the ETV Bangla here. I was just facing with my friend of BJP, Mr. Dr. Sharbodharman something. So he was telling all the great industrialists of the country, they do not have any black money whatsoever, but who are in the line. वापस आने की कोशिश करेंगे निर्वेद राय साहब. ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू माय अनदर गेस्ट. मुकेश नायक साहब, आपने सुना कि निर्वेद राय साहब लगातार कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक तरह का अधिनायकवाद है. कांग्रेस को भी लगता है कि ये पूरी तरह से इमरजेंसी के हालात हैं, लेकिन इमरजेंसी की स्थिति को तो कांग्रेस से बेहतर कौन जानता है. आज भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि किस तरह के इमरजेंसी के हालात कांग्रेस ने खड़े किए थे. कम से कम हम इस देश को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की कोशिश और कवायद कर रहे हैं. ये जो 17 लाख करोड़ की आज भारत की इकोनॉमी है, ये कोई नरेंद्र मोदी इज कोटिंग आइदर गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल or Jawaharlal Nehru nowadays, and now he is thinking about emergency and other matters. No one BJP leader in front of him who he could. Mr. Rai, don't worry about it. Whatever Narendra Bhai Modi is doing, that is only and only for the welfare of the country. You know, this is not an adhinayakbad. You cannot say like this. And in the name of Congress leaders, he is quoting all the Congress leaders, name of the Congress leaders. Today he was quoting Jawaharlal Nehru ji. Yes, but try to understand that what he said. He said about that in 1962 there was one debate in the parliament, and he said that the parliamentarian from the Gazipur, where this program is held today, he said that what the pathetic condition of the poor public in the eastern UP. And he said at that time Nehru, he established one committee, that committee called Patel Committee, and he recommended a lot of things, but all things were kept into the abeyance. There was no any action on that committee. Today he announced that I am starting from here because today is the birth of the Nehru ji, and his opinion was to develop to eastern UP. I am going to start to this expand. So this is the matter. He is not taking, he is not erasing any emerging such a sort of leadership, but he is only giving importance to develop to the eastern UP. डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री साहब, निर्वेद राय साहब की सीमा है, लिमिटेशन है कि उनको हिंदी नहीं आती, लेकिन हमें तो आती है, इसलिए आप अपने दर्शकों को प्लीज हिंदी में बताएं. निर्वेद राय साहब साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है सोनकर साहब ने कि नेहरू के सपने को ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी. आज तो कम से कम उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है. You are asking me? या अच्छा, दैट्स राइट. ये बड़ा दिल तो दिखाना ही चाहिए उनको. ये तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री है, बट इन द नेम ऑफ क्राइसिस, व्हेनेवर ही इज इन क्राइसिस, ही इज आस्किंग फॉर, ही इज जस्ट शोइंग इन द नेम ऑफ पटेल, इन द नेम ऑफ गांधी, इन द नेम ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इन द नेम ऑफ इंदिरा जी. दैट इज, आई थिंक, नॉट बड़ा दिल है. That is actually to go out of the crisis. He is quoting the great names. जी. That is the important thing. मुकेश नायक साहब, आप भी इसी तरह से देखते हैं या फिर आपको लगता है कि कांग्रेस की विफलता जहां रही है उसको ठीक करने की कोशिश बीजेपी के प्रधानमंत्री कर रहे हैं? कम से कम वहां तो उन्हें प्रेस करना चाहिए, उन्हें बधाई देनी चाहिए. देखिए डॉक्टर मीना शर्मा जी, जब 1951-52 का पहला बजट बना लोकतंत्र बनने के बाद, तब भारत का बजट 275 करोड़ रुपए था पूरे देश का. सर उस बहस में और जाते धीरे धीरे आज मुकेश नायक साहब सवाल ये उठाया है, बहुत सीधा सवाल ये उठाया है
कि भाई कांग्रेस के वक्त में, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त में एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने वो काम नहीं किया जिसको आज बढ़ाने की कोशिश नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। क्या इसमें सच्चाई है कि सरकार वहां कांग्रेस की इतने सालों में विफल रही थी? हालांकि ये हमारा विषय नहीं है, हम विषय से भटक रहे हैं। बिल्कुल अप्रासंगिक हो रही है। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मोरारजी देसाई की सरकार थी केंद्र में और उन्होंने बड़े नोटों पर जब प्रतिबंध लगाया था, विजय सोनकर शास्त्री जी ये बताएं, क्या बीजेपी ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका विरोध नहीं किया था? जी, पूरा देश जानता है। उन्होंने बीजेपी के दफ्तर में ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी और मोरारजी देसाई के इस कदम का विरोध किया था। देखिए, जो बात ये आजादी के बाद कहते चले आए हैं, इनका स्वदेशी आंदोलन, भारतीयता को लेकर, संस्कृति और परंपराओं को लेकर, आर्थिक नियोजन को लेकर, ये उसका विरोध कर रहे हैं। आपत्ति कहाँ है? आपत्ति कहाँ है इस फैसले का विरोध करने में? कांग्रेस पार्टी की आपत्ति क्या है? वक्त देना चाहिए था। आपत्ति यहाँ है कि पूरा देश ठप्प हो गया है, पूरा व्यापार खत्म हो गया है, लोग परेशान हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है। आपत्ति यहाँ है, पूरा देश अगर 50-60 दिन इस अराजकता के दौर में रहता है, अपने मौलिक अधिकारों से वंचित रहता है, ये सरकार का फेलियर है और विपक्ष को ये अधिकार है इन मुद्दों को उठाने का। जी जी जी, निर्वेद राय साहब, मैं लास्ट डॉक्टर मीना जी बोलिए। सोनकर साहब जल्दी से, छोटा सा, बहुत संक्षेप में सोनकर साहब, बहुत संक्षेप। डॉक्टर मीना, बस मैं इतना कहना चाहता हूं जी कि ये जो कांग्रेस ये बातें कह रही है कि देश में इस समय अराजकता की स्थिति है, देश में व्यापार ठप हो गया है, लेकिन फिर भी बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइनें लगी हुई। देखिए, विजय नहीं, मैं आप खुद नहीं देख पा रहे हैं? मैं देख रहा हूं, और इस बात के संदर्भ में तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही कहा था कि कुछ कठिनाइयां आएंगी, लेकिन वो कठिनाइयां बेईमानों को और काला धन रखने वालों को समाप्त करेंगी। ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध है। बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगी, मुझे कार्यक्रम को खत्म करना पड़ेगा। निर्वेद राय, विजय सोनकर शास्त्री, मुकेश नायक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। देश की बात बेटियों के सम्मान के बिना अधूरी है। आज आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश, मिलवाते हैं बैतूल की दिव्या ठेपे से। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बेटी को प्रदेश के सबसे बड़े खेल एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। दिव्या भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की गोलकीपर है और अब तक 27 नेशनल टूर्नामेंट खेल चुकी हैं। 18 साल की ये बेटी स्पेन में हुए 4 देशों के इंटरनेशनल टूर्नामेंट में टीम की कमान भी संभाल चुकी हैं। 2010 से हॉकी खेल रही दिव्या के पिता रेलवे में काम करते हैं। साथ ही बीएससी करने वाली दिव्या का लक्ष्य है 2020 ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा बने और देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएं। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन इस कार्यक्रम को अगर आप देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर लाइव देख सकते हैं, प्रदेश 18 की वेबसाइट पर अपने सुझाव दे सकते हैं। यही नहीं, अपने आसपास की खबरों को हमसे साझा कर सकते हैं। और इस वक्त मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।